नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी क्लास का बिंदु रहने वाला है वो है पंचायत और नगरपालिका। पंचायत और नगरपालिका से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हम आज की क्लास में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कौन से ये बिंदु होंगे? हम पंचायत और नगरपालिका के संदर्भ में हम आज की क्लास में देखेंगे कि इनका गठन किस प्रकार से किया जाता है, पंचायत और नगरपालिकाओं की संरचना किस प्रकार की होती है, साथ ही साथ पंचायत और नगरपालिका में आरक्षण की क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे संविधान के अंतर्गत की गई हैं और उनमें विभिन्न प्रकार से समय समय पर किस प्रकार से संशोधन किया गया है। साथ ही साथ पंचायत और नगरपालिकाओं की अवधि कितनी होती है और पंचायत और नगरपालिका में निर्वाचित होने के लिए सदस्यों की अयोग्यता या निरर्हता जो संविधान में निर्धारित की गई है वो क्या क्या है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पंचायत वाला जो पार्ट है वो हमारे संविधान के भाग 9 में वर्णित है, अर्थात पंचायत से संबंधित जितने भी प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं वो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत किए गए हैं, जबकि नगरपालिका से संबंधित जितने भी प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं वो हमारे संविधान के भाग 9A में किए गए हैं। तो क्लास में जैसा हमने हमारी स्टडी की अप्रोच रही है, इससे पहले की क्लासेस में तुलनात्मक अध्ययन हम करते हुए चलेंगे। एक तरफ हम पंचायत और दूसरी तरफ हम नगरपालिका को साथ साथ देखते हुए चलेंगे ताकि इन दोनों के मध्य तुलना करके आपकी जो इस बारे में समझ है वो ज्यादा बेहतर विकसित हो सके। तो उसी अप्रोच के साथ में हम आज की क्लास में भी चलने वाले हैं, साथ साथ लेके चलेंगे पंचायतों को भी और नगरपालिका को, दोनों को साथ साथ लेते हुए एक कंपेरेटिव रूप से, एक समग्र रूप से हम इसके अध्ययन का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधानों की कि संविधान के कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में नगरपालिका और पंचायतों के बारे में बताया गया है। पंचायतों के बारे में यदि मैं बात करूं तो संविधान के भाग 9 में बताया गया है, जबकि नगरपालिकाओं के बारे में संविधान के भाग 9A में बात की गई है। संबंधित अनुच्छेदों की यदि बात करें तो हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 243 से लेके 243O अर्थात 243 से प्रारंभ होके 243A, 243B, C, D इस तरह करते हुए 243 से 243O तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें किसके बारे में बात की गई है? पंचायतों के बारे में बात की गई है। जबकि हमारा जो अनुच्छेद भाग 9A में जो अनुच्छेद 243P, 243O तक तो किसकी बात हुई है? पंचायतों की। उसके आगे 243P से लेके 243Z तक प्लस उसके अलावा 243ZA से लेके 243ZG तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें नगरपालिकाओं के बारे में हमारे संविधान में बात की गई है। अब एक विशेष बिंदु पर आप यहां ध्यान देना कि पंचायत और नगरपालिकाओं के संबंध में हमारे संविधान जब प्रारंभ हुआ उस समय किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था, किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यानी मूल जो संविधान था उसमें ना तो पंचायतों के संदर्भ में और ना ही नगरपालिका के संदर्भ में किसी प्रकार का संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में किए गए थे, अपितु इन्हें बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया। पंचायतों को हमारे संविधान में, पंचायतों से संबंधित प्रावधान को हमारे संविधान में जोड़ने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 1992 में हुआ था और ये 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। यही कारण है कि आपने सुना होगा कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका कारण क्या है कि जो संवैधानिक प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में किए गए थे वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए थे। तो इस 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस है वो मनाया जाता है। इसी तरह नगरपालिकाओं से संबंधित जो अनुच्छेद हैं या भाग है वो भी हमारे संविधान, मूल संविधान का भाग नहीं था, इसे भी बाद में जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में ही इसे जोड़ा गया, लेकिन ये लागू कब हुआ? ये अप्रैल में लागू हुए थे और ये जो शहरी प्रशासन से संबंधित प्रावधान या नगरपालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान या भाग हैं वो 1/6/1993 से क्या होते हैं? लागू होते हैं हमारे देश में। तो ये थे संवैधानिक उपबंध कि कौन कौन से संवैधानिक अनुच्छेदों में और संविधान के कौन से भाग में नगरपालिका और पंचायतों के संबंध में बात की गई है। अब हम बात करेंगे
73वें और 74वें संविधान संशोधन से पूर्व की स्थिति की। जैसा हमने देखा कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था वो 1992 में किया गया था। तो क्या 1992 से पहले, 1992 से पहले क्या देश में किसी प्रकार की पंचायतें या नगर पालिकाएं उपस्थित नहीं थी? पंचायत और नगर पालिकाओं का गठन क्या देश में पहले नहीं हुआ था 1992 से पहले? क्योंकि जैसा हमने देखा, नगर पालिका और पंचायतों के संबंध में संविधान में प्रावधान तो कब किया गया? 1992 में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्या उससे पहले देश में पंचायत और नगर पालिकाओं के संदर्भ में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी? किसी भी राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं का गठन नहीं किया गया था? तो इसका उत्तर है किया गया था। क्या करा गया था? किया गया था। हालांकि संविधान में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में नगर पालिका और पंचायतों का गठन किया गया था। अब संवैधानिक प्रावधान लागू होने के पश्चात जो पूर्व में गठित पंचायतें और नगर पालिकाएं थी, उनके संबंध में क्या किया जाएगा, यह भी हमारे संविधान में ही बता दिया गया। यह भी कहां बता दिया गया? हमारे संविधान में ही बता दिया गया। यानी 1992 में जब पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में हमारे संविधान में भाग 9 और भाग 9A में व्यवस्था की गई, तब साथ में यह भी बता दिया गया कि इससे पूर्व गठित जो पंचायत और नगर पालिका हैं उनका क्या होगा। और उस संदर्भ में क्या कहा गया कि ऐसी पंचायत और नगर पालिकाएं जो 1992 से पूर्व गठित हो चुकी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पूर्व गठित हो चुकी हैं, वो क्या करती रहेंगी? कार्य करती रहेंगी जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। यानी जो निर्धारित कार्यकाल है उस तक वो कार्य करेंगी। लेकिन यदि विधानमंडल चाहे तो, यदि विधानमंडल चाहे तो संबंधित राज्य का विधानमंडल क्या कर सकता है? संबंधित राज्य का विधानमंडल चाहे तो उन्हें क्या कर सकता है? विघटित भी कर सकता है। और यदि राज्य का विधानमंडल विघटित नहीं करता है तो 1992 से पूर्व की जो पंचायतें या नगर पालिकाएं हैं वो अपने शेष कार्यकाल तक कार्य करती रहेंगी। इसके अलावा ऐसी नगर पालिका और पंचायतें जो 1992 से पूर्व गठित की गई थी, उनके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं या उनके संबंध में जो कानून उन राज्यों ने बनाए थे, उन कानूनों को क्या कर सकता है? विधानमंडल, संबंधित राज्य का विधानमंडल क्या कर सकता है? संशोधित भी कर सकता है या उन्हें समाप्त भी कर सकता है। संशोधित भी कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त 1992 से लेके एक वर्ष, 1992 से एक वर्ष यानी 1993 तक ऐसे सभी कानून, चाहे विधानमंडल उन्हें निरस्त करे या ना करे, अर्थात किसी राज्य के विधानमंडल ने 1992 से पहले पंचायत या नगर पालिकाओं के संबंध में कोई कानून बनाया है तो या तो उस कानून को राज्य का विधानमंडल जारी रख सकता है, या उसको संशोधित कर सकता है, या उसको समाप्त कर सकता है। लेकिन एक साल के बाद स्वतः ही वे सब समाप्त हो जाएंगे, चाहे विधानमंडल उन्हें समाप्त करे या ना करे। तो कहने का तात्पर्य क्या है? एक साल तक तो पुरानी व्यवस्थाएं लागू रहेंगी, लेकिन एक साल का मतलब 1993 तक, 1992 में प्रावधान लागू होते हैं तो 1993 तक ये व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। 1993 के पश्चात देश में जितनी भी नगर पालिकाएं और पंचायतें गठित होंगी वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उपबंध संविधान में जोड़े गए हैं उनके अनुसार गठित होंगी, ना कि राज्य के विधानमंडल के कानून के अनुसार। तो ऐसी विधानसभा, ऐसी ग्राम पंचायतें, ऐसी नगर पालिकाएं जो 1992 से पूर्व गठित हो चुकी थी, उनके बारे में यह कहा गया कि वो कार्य करती रहेंगी, लेकिन जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात किसी भी राज्य में यदि नगर पालिका और पंचायत का गठन होगा तो वो संविधान के उपबंधों के अनुसार होगा, राज्य के विधानमंडल के अपने कानून के अनुसार नहीं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्व की नगर पालिका और पंचायतों के संदर्भ में की गई। अब हम बात करेंगे जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में नगर पालिका और पंचायतों को जोड़ा गया, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को जोड़ा गया, तो कुछ परिभाषाएं वहां दी गई ताकि भाग 9 और 9A में जब भी ये शब्द आए तो उनका अर्थ क्या लगाया जाए वो स्पष्ट हो सके। जैसे ग्राम, ग्राम सभा, पंचायत, जनसंख्या, इन शब्दों का जिक्र भाग 9 और भाग 9A में
बार बार अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है। तो शुरू में ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन शब्दों का अर्थ जो है वो क्या लगाया जाए, तो उसके लिए भारत के संविधान के अंतर्गत ही कुछ परिभाषाएं दे दी गई। जैसे ग्राम की परिभाषा देते हुए क्या कहा गया, ग्राम क्या होगा, ग्राम वो होगा जो संबंधित राज्य का राज्यपाल अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे। यानी किसी राज्य का राज्यपाल ग्राम के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन या अधिसूचना के द्वारा निर्धारित करे वही क्या कहलाएगा, ग्राम कहलाएगा। ग्राम सभा के बारे में क्या व्यवस्था की गई कि ग्राम सभा क्या होगी, ग्राम सभा के लिए हमारे संविधान में क्या कहा गया है, ग्राम सभा किससे मिलकर बनी होगी, जो ग्राम पंचायत है उसके जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं, ग्राम पंचायत के जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं उनसे मिलकर क्या बनी होगी, ग्राम सभा बनी होगी। उसके बाद में एक शब्द आता है पंचायत। पंचायत के लिए क्या कहा गया, पंचायत में 3 शब्द हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत। संविधान में ये 3 शब्द देखने को मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ग्राम पंचायत हमारे यहाँ राजस्थान की यदि हम बात करें तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान में जैसे पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जिला पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। परंतु संविधान में जिला परिषद या पंचायत समिति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान में 3 स्तर बताए गए हैं, किसके, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत। उसके बाद जनसंख्या के बारे में भी परिभाषा दी गई है और जनसंख्या के लिए क्या कहा गया है, भाग 9 और 9A के लिए जनसंख्या का तात्पर्य वो अंतिम जनसंख्या है जो जनगणना के अनुसार हो, यानी लास्ट जो जनगणना हो चुकी है, अंतिम जो जनगणना हो चुकी है उसमें जो जनसंख्या निकल कर आती है वो भाग 9 और 9A के लिए उसका संदर्भ जनसंख्या से लिया जाएगा। वो जनसंख्या भाग 9 और 9A के संदर्भ में कहलाएगी। यानी जनसंख्या कौन सी ली जाए, 1951 की ली जाए, 1951 की ली जाए, 2011 की ली जाए, तो इसके संबंध में क्लियर कर दिया गया है कि कौन सी जनसंख्या ली जाएगी। अंतिम जनसंख्या जो हुई है, अंतिम जनगणना जो हुई है उसके अनुसार जो राज्य की जनसंख्या है वो जनसंख्या यहां ली जाएगी। ये पंचायतों के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। साथ ही नगर पालिकाओं के संदर्भ में भी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत क्या होगी, इसी प्रकार नगर पालिका परिषद क्या होगी और नगर निगम क्या होंगे। इन सब की परिभाषाएं हमारे संविधान के अंतर्गत दी गई हैं और बताया गया है कि नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम जो हैं वो किस किस प्रकार से किन क्षेत्रों में कार्य करेंगे। उसके बाद महानगर क्षेत्र की भी परिभाषा हमारे संविधान के अंतर्गत दी गई है और बताया गया है कि महानगर क्षेत्र क्या होगा, ऐसा क्षेत्र जहां 10 लाख से अधिक क्या होगी, जनसंख्या होगी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहा जाएगा, महानगर क्षेत्र कहा जाएगा, भाग 9 और भाग 9A के संदर्भ में। ये एक या एक से अधिक जिलों में फैला हो सकता है, यानी महानगर क्षेत्र एक जिले के अंतर्गत भी हो सकता है या एक से ज्यादा जो जिले हैं उनमें भी ये क्या हो सकता है, फैला हो सकता है। साथ ही साथ ये नगर पालिका जो महानगर क्षेत्र है वो या तो 2 या 2 से अधिक नगर पालिका या पंचायतों से मिलकर बना हो सकता है। तो यहां स्पष्ट रूप से महानगर क्षेत्र की परिभाषा दी गई है कि महानगर क्षेत्र में एक जिले के कुछ क्षेत्र या एक से ज्यादा जिलों के कुछ क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही 2 नगरपालिका क्षेत्र या 2 से अधिक नगरपालिका क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकते हैं, किसमें, महानगर क्षेत्र में। इसी प्रकार वार्ड समिति की परिभाषा भी दी गई है और वार्ड समिति की परिभाषा देते हुए क्या कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या क्या हो, 3 लाख से अधिक हो, ऐसी नगर पालिकाएं जहां जनसंख्या किससे अधिक हो, 3 लाख से अधिक हो, वहां क्या बनाई जाएगी, एक वार्ड समिति बनाई जाएगी। एक वार्ड समिति बनाई जाएगी और ये वार्ड समिति एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। यानी ऐसे नगर पालिका क्षेत्र जहां जनसंख्या क्या है, 3 लाख से अधिक है, वहां क्या बनाई जाएगी, वार्ड समिति बनाई जाएगी। और ये वार्ड समिति एक वार्ड से मिलकर भी बनी हो सकती है या एक से अधिक वार्ड भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं इस वार्ड समिति के क्षेत्र में। इसी प्रकार
जहां जहां भाग 9A में, भाग 9A का मतलब नगर पालिका के संदर्भ में जहां जहां जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया गया है या पंचायत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसकी परिभाषा उसी प्रकार से ली जाए जैसी भाग 9 में ली गई है, अर्थात पंचायतों के संदर्भ में ली गई है। तो पंचायतों के संदर्भ में जनसंख्या का क्या आशय लिया गया है कि अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या। तो यहां नगर पालिकाओं के संदर्भ में भी जनसंख्या का क्या अर्थ लिया जाएगा, अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या। तो इस प्रकार से पंचायत और नगरपालिका के संदर्भ में कुछ परिभाषाओं को संविधान में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम क्या होगी, ग्राम पंचायत क्या होगी, ग्राम सभा क्या होगी, जनसंख्या क्या होगी, वार्ड समिति क्या होगी, महानगर क्षेत्र क्या होगा, वार्ड समितियां क्या होंगी। इन सभी के बारे में हमारे संविधान में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि इन शब्दों का बार बार प्रयोग भाग 9 और भाग 9A के अंतर्गत अर्थात ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की व्याख्या करने के लिए बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए प्रारंभ में ही इनका अर्थ स्पष्ट कर दिया गया कि इन शब्दों का अर्थ क्या लगाया जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले गठन के बारे में। जैसा हमने क्लास के प्रारंभ में देखा था, आज की क्लास में नगर पालिकाओं के गठन, पंचायतों के गठन, साथ ही साथ नगर पालिका और पंचायतों की संरचना, उसमें सदस्यों के निर्वाचन के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करने वाले थे। तो पहला बिंदु उसमें से है गठन। तो किस प्रकार से गठन किया जाता है, किसका, पंचायतों का, और पैरेलल रूप से हम पढ़ेंगे नगर पालिकाओं का। देखिए, गठन और संरचना, अयोग्यता, इन सभी की जो हम बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी संवैधानिक अनुच्छेद, इनसे संबंधित संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं उनकी बात यहां हम साथ साथ नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम यहां संविधान के अनुच्छेदों की भी यदि हम बात करने लगे तो संविधान के अनुच्छेद याद रखने के चक्कर में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने से हम क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसलिए पिछली क्लासेस की तरह कॉन्सेप्ट की बात हम पहले कर रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए और उसके बाद क्लास के अंत में सभी संवैधानिक अनुच्छेद हैं उनको एक साथ जो है वो याद कर लिया जाए, क्योंकि संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं उनमें समझना नहीं है, उनको याद करना है, जबकि कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, समझना है। तो यहां हम गठन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गठन कौन से संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है उसको यहां हम नहीं देख रहे, उसको अलग से क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि वहां केवल संविधान के उस अनुच्छेद को हमें क्या करना है, याद करना है। गठन की जब हम पूरी चर्चा करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि गठन किस प्रकार से हुआ है, गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गठन के बारे में उस संविधान के अनुच्छेद में बातें क्या कही गई हैं। तो पहले हम बातें देखेंगे कि क्या क्या बातें कही गई हैं, और उसके बाद हम संबंधित अनुच्छेद क्लास के अंत में देखेंगे कि किस अनुच्छेद में वो बातें कही गई थी। तो देखते हैं, पंचायतों के गठन की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 3 स्तर पंचायत के बताए गए हैं गठन के अंतर्गत, कि ग्राम के स्तर पर तो क्या होगी, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर क्या होगी, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्या होगी, मध्यवर्ती पंचायत, इसी तरह जिला स्तर पर क्या होगी, जिला पंचायत। ये 3 स्तर होंगे किसके, पंचायतों के। वापस से मैं बता दूं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अलग अलग राज्यों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संविधान में क्या है, 3 नाम दिए गए हैं, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत। लेकिन यहां एक परंतु जोड़ दिया गया है। वो परंतु क्या जोड़ा गया है कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या क्या है, 20 लाख से कम है, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों को एक छूट प्राप्त है। क्या छूट प्राप्त है कि वो पंचायतों का जब गठन करेंगे अपने यहां, तो उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत के गठन की आवश्यकता नहीं है। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन तो उन्हें करना पड़ेगा, इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से क्या है, कम है, उन्हें इस मध्यवर्ती स्तर के गठन की बाध्यता नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है। नगर पालिकाओं के गठन की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, नगर पालिकाओं के 3 स्तर बताए गए। नगर पालिका में 3 स्तर। पहला स्तर नगर पंचायत। अब ये नगर पंचायत जो है ये ऐसे क्षेत्रों के लिए लागू होगी जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। यानी ऐसे नगर, ऐसे शहर जो पहले गांव थे और गांव से तेजी से किस में बदल रहे हैं, शहरी क्षेत्र में अभी अभी बदले हैं।
यानी वहां पर अभी अभी क्या हुआ है, स्थानीय शासन लागू हुआ है, ग्राम की परिभाषा से निकलकर यानी ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर वो अभी अभी शहरी क्षेत्र की कैटेगरी में आए हैं। तो वहां किस प्रकार की नगर पालिका का गठन किया जाएगा, वहां जिस नगर पालिका का गठन किया जाएगा उसका नाम होगा नगर पंचायत। क्या नाम रखा जाएगा उसका? नगर पंचायत। दूसरा, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद यानी ऐसे ग्रामीण इलाके जो शहर में परिवर्तित हो चुके और परिवर्तित हुए उन्हें कुछ समय हो चुका, यानी अब वो छोटे शहरी क्षेत्र बन चुके हैं। बड़े शहर तो नहीं बने हैं लेकिन छोटे शहर बन चुके हैं। उन पर उनके लिए क्या करी जाएगी, वहां पर क्या गठित की जाएगी? नगर पालिका परिषद गठित की जाएगी। उसके बाद आती है नगर निगम, और ये गठन किया जाएगा नगर निगम का ऐसे शहरी क्षेत्र जो बहुत बड़े हैं, यानी बड़े शहरी क्षेत्रों हेतु क्या होगी? नगर निगम। तो यहां आप अंतर समझना, जो ग्राम पंचायत हैं, जो पंचायतें हैं, वो तो 3 स्तर पर गठित की जाएंगी, ठीक है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत और जिला के स्तर पर जिला पंचायत। लेकिन ये नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम ये 3 स्तरों पर नहीं है, ये है तो एक ही स्तर पर, है तो शहरी क्षेत्र के स्तर पर ही, लेकिन छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, सबसे छोटे शहरी क्षेत्र के में ये क्या कहलाएगी? नगर पंचायत। उससे बड़े शहरी क्षेत्र में ये क्या कहलाएगी? नगर पालिका परिषद। और उससे बड़े शहरी क्षेत्र में क्या कहलाएगी? नगर निगम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नगर निगम कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 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 कोई गांव ए है, कोई गांव बी है, कोई गांव सी है, ठीक है। ये 3 क्या है? ग्राम पंचायत हैं। क्या है? 3 ग्राम पंचायत हैं। तो यहां ए में भी, बी में भी और सी में भी तीनों जगह ही ग्राम पंचायत गठित होगी, ठीक है। जबकि यहां यदि हम बात करें, कोई शहर ए है, कोई शहर बी है, कोई शहर सी है। ए शहर क्या है? छोटा है, तो वहां क्या होगा? नगर पंचायत का गठन होगा। नगर पालिका परिषद और नगर निगम का यहां गठन अब नहीं होगा। यानी एक ही कैटेगरी में कोई शहर रखा जाएगा, या तो वो नगर पंचायत में, या नगर पालिका परिषद में, या नगर निगम में। इसी प्रकार जैसे शहर बी है, यदि उसको किस में रख दिया? नगर पालिका परिषद में रख दिया, तो इसका तात्पर्य वहां केवल नगर पालिका परिषद होगी, वहां नगर पंचायत या नगर निगम नहीं होगी। तो ये प्रमुख अंतर है पंचायत और नगर पालिकाओं के गठन में। अब नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, 3 चीजें हमने देखी। ये छोटे शहरी क्षेत्र, ये उससे बड़े शहरी क्षेत्र, और ये सबसे बड़े शहरी क्षेत्र। अब शहरी क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए कि ये छोटा शहर है और ये बड़ा शहर है, उसके निर्धारण के लिए भी संविधान में व्यवस्था की गई है। और बताया गया है कि छोटे और बड़े शहर का आधार क्या होगा? उस क्षेत्र की जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व, उस क्षेत्र का राजस्व के जो स्रोत हैं, रेवेन्यू के जो स्रोत हैं, वो उस क्षेत्र का आर्थिक महत्व, और उस क्षेत्र में कृषि से अलावा क्या क्या कार्यकलाप, उस क्षेत्र में कृषि के अलावा क्या क्या काम किए जाते हैं, इन सभी के आधार पर क्या निर्धारित किया जाएगा कि ये छोटा शहर है या बड़ा शहर है, यहाँ पे नगर निगम बनना चाहिए या नगर पालिका बननी चाहिए या नगर परिषद बननी चाहिए। इसका निर्धारण इन सभी कारकों के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक परंतु और यहां पर जोड़ा गया है नगर पालिकाओं के संबंध में। नगर पालिकाओं के संबंध में एक परंतु जोड़ा गया है। वो परंतु क्या जोड़ा गया है कि जो औद्योगिक नगरी घोषित कर दी जाएगी, इसके द्वारा राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी राज्य में कुछ क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? औद्योगिक नगरी घोषित कर सकता है। वहां पर नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा, वहां पर नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। यानी राज्यपाल द्वारा जिस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया, औद्योगिक नगरी या इंडस्ट्रियल टाउन घोषित कर दिया गया, वहां पर नगर पालिकाओं का गठन नहीं किया जाएगा। तो ये बात करी गई है। इस प्रकार की कुछ बातें हमारे संविधान में पंचायत और नगर पालिकाओं के गठन के संदर्भ में की गई है। अब बात करते हैं संरचना की, कि संरचना के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में नगर पालिका और ग्राम पंचायतों या पंचायतों के संदर्भ में किए गए हैं। सबसे पहले बात करें हम पंचायतों के संदर्भ में, तो पंचायतों के संदर्भ में क्या क्या बातें इस संरचना के संदर्भ में कही गई हैं। पहली बात क्या कही गई है कि जितनी भी पंचायतें होंगी, जितनी भी पंचायतें, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे मध्यवर्ती पंचायत हो, चाहे जिला स्तर की पंचायत हो,
उन सभी में एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा। कुछ निर्वाचित सदस्य होंगे और कुछ क्या होंगे, पदेन सदस्य होंगे। यानी चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे मध्यवर्ती पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, उनकी संरचना में क्या क्या होंगे, अध्यक्ष और सदस्य। और सदस्य दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो निर्वाचित हो सकते हैं या मनोनीत हो सकते हैं। दूसरा यह बताया गया है कि जो अध्यक्ष होगा उसका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, ग्राम पंचायत। तो सबसे पहली बात इसमें क्या कही गई है कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, जिसे हमारे यहां क्या कहा जाता है, सरपंच। क्या कहा जाता है, सरपंच। तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसके चुनाव का तरीका भी संविधान में स्पष्ट रूप से बता रखा है। ठीक है, उसका तरीका भी क्या कर रखा है, बता रखा है। और क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव करने का तरीका विधानमंडल निर्धारित करेगा, यानी संबंधित राज्य निर्धारित करेगा। संबंधित राज्य निर्धारित करेगा कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से किया जाए। तो कहने का तात्पर्य है सरपंच का चुनाव। तो हम सीधे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन, सरपंच। तो सरपंच का चुनाव के लिए संविधान में क्या कहा गया है, इसके लिए तरीका क्या बताया गया है, तरीका वो जो राज्य निर्धारित करे, यानी विधानमंडल निर्धारित करे। तो विधानमंडल किसका, राज्य का। तो राज्य जो निर्धारित करे वो तरीका यहां किसके अध्यक्ष के चुनाव का होगा, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का होगा। अब ग्राम पंचायत के बाद में अगला स्तर कौन सा आता है पंचायत में, मध्यवर्ती पंचायत, जिसे हमारे यहां क्या कहा जाता है, राजस्थान में क्या कहा जाता है, पंचायत समिति। क्या कहा जाता है, पंचायत समिति। अब पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, जिसे राजस्थान में क्या कहा जाता है, प्रधान। क्या कहा जाता है, प्रधान। प्रधान। अब इस प्रधान के चुनाव के बारे में हमारे संविधान में क्या कहा गया है, प्रधान के चुनाव के बारे में स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि इस प्रधान का जो चुनाव, प्रधान यानी मध्यवर्ती जिला पंचायत का अध्यक्ष, या हम कह सकते हैं पंचायत समिति जिसे हमारे यहां कहा जाता है, उस पंचायत समिति का अध्यक्ष, उसका चुनाव कैसे होगा, उसके चुनाव के लिए तरीका संविधान में ही बता दिया गया है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा चुनाव किया जाएगा। इसका तात्पर्य सीधे जनता वोटिंग नहीं करेगी, वोटिंग कौन करेंगे, पंचायत समिति के सदस्य। किसके सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, यानी मध्यवर्ती जिला पंचायत के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या करेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे, जिसे प्रधान कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सीधी जनता द्वारा वोटिंग नहीं होगी, इसलिए किस प्रकार की प्रणाली होगी, अप्रत्यक्ष प्रकार की मतदान प्रणाली होगी। जबकि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष में क्या निर्धारित किया गया है कि ये राज्य की मर्जी पर निर्भर करेगा कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या सरपंच का चुनाव किस प्रकार हो। तो आप देखते होंगे कि पहले सरपंच का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता था, फिर सरकार ने चेंज कर दिए राजस्थान में नियम, और अब कैसे किया जाता है, सीधे ही जनता ही क्या करती है, सरपंच को चुनती है। इससे पहले क्या व्यवस्था थी, पहले पंचायत, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनको जनता चुनती थी, और ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में से किसी एक को क्या करते थे, सरपंच चुनते थे। ऐसा किस लिए था, क्योंकि ये विधानमंडल की मर्जी पर छोड़ा गया है। तो विधानमंडल जब चाहे जब इस रीति को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन यहां मध्यवर्ती जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है उसकी निर्वाचन रीति, यानी प्रधान के निर्वाचन का तरीका राज्य अपनी मर्जी से तय नहीं करता, यह संविधान में ही लिख दिया गया है। इसी प्रकार चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, अब हमने देख लिया कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी सरपंच कैसे चुना जाएगा, यह भी हमने देख लिया। मध्यवर्ती पंचायत यानी कि पंचायत समिति का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, यह भी हमने देख लिया। लेकिन ग्राम पंचायत के भी कुछ सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं, हमारे यहां राजस्थान में क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। इसी प्रकार मध्यवर्ती जिला पंचायत यानी पंचायत समिति में भी कुछ सदस्य होते हैं जिसे हम पंचायत समिति सदस्य के नाम से जानते हैं। इनका चुनाव का तरीका क्या होगा, उसके लिए भी संविधान में साफ लिख दिया गया है कि ये सभी लोग कैसे चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। यानी हम लोग वोटिंग करके पहले किसे चुनेंगे, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनेंगे और पंचायत समिति के सदस्यों को चुनेंगे। फिर पंचायत समिति के सदस्य अपने में से किसी एक को क्या चुन लेंगे, प्रधान चुन लेते हैं। तो ये तो हुआ तरीका। तो यहां एक बात आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका किसकी मर्जी पे छोड़ा गया है, विधानमंडल की मर्जी पर छोड़ा गया है। बाकी के चुनाव के तरीके किसमें बता दिए गए हैं, संविधान में ही
बता दिए गए हैं। उसके बाद जितने भी पंचायत हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो मैंने आपको बता दिया कैसे निर्वाचित। यहां ये ध्यान रखना कि सदस्य कौन से, निर्वाचित जो सदस्य हैं, कौन से, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन या चुनाव का तरीका क्या बताया गया है, प्रत्यक्ष मतदान। उसके बाद यह बताया गया है कि पंचायत में जो सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी हो, उसके लिए क्या हमारे संविधान में व्याख्या दी गई है, उसके लिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि वो सीट की सीटें कितनी हो, सदस्यों की संख्या कितनी हो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे मध्यवर्ती पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, उसमें सदस्य कितने कितने हो वो कैसे निर्धारित किया जाए। तो उसके लिए हमारे संविधान में एक फॉर्मूला बताया गया। फॉर्मूला क्या बताया गया कि सभी जगह समानता हो, सभी जगह क्या हो, समानता हो। समानता का तात्पर्य एक पंचायत में जो सीट है वो दूसरी पंचायत में जो सीट हो उनका जो अनुपात हो वो उनकी जनसंख्या के अनुसार हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्राम पंचायत है ए, कोई ग्राम पंचायत है ए नाम की ग्राम पंचायत है और दूसरी बी नाम की ग्राम पंचायत है। अब ए नाम की जो ग्राम पंचायत है उसमें जनसंख्या मान लो कितनी है 100, बी नाम की जो ग्राम पंचायत है उसमें जनसंख्या मान लो कितनी है 200। अब इस ए नाम की ग्राम पंचायत में यदि ग्राम पंचायत या मध्यवर्ती पंचायत या जिला पंचायत कोई भी आप मान लो, इसमें यदि सीटों की संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई, 3 निर्धारित की गई है, तो यहां कितनी निर्धारित की जाएगी 6। तभी यह अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यानी 3/100 बराबर 6/100 रहेगा। 3/100 और 6/200 दोनों तभी बराबर होंगे जब सीटों की संख्या में जनसंख्या के अनुसार अंतर हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या जिस पंचायत की ज्यादा होगी उस पंचायत को सीट भी उतनी ही मात्रा में ज्यादा मिलेंगी। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है। तो ये तो बात की हमने पंचायत के पोर्शन के बारे में। अब समानांतर ही हम देखेंगे किसके बारे में, नगर पालिकाओं के संदर्भ में। तो जैसा मैंने आपको बताया पंचायतों में एक तो अध्यक्ष था और साथ में निर्वाचित सदस्य थे और पदेन सदस्य थे। इसी प्रकार जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, चाहे वो नगर पालिका का नाम नगर परिषद हो, नगर निगम हो या नगर पालिका हो, उनमें क्या होगा, एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होंगे, दूसरा निर्वाचित सदस्य होंगे और पदेन सदस्य होंगे, इसके अलावा मनोनीत सदस्य भी होंगे। तो देखिए यहां तो क्या थे, अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्य और पदेन सदस्य। यहां मनोनीत सदस्य हमें देखने को नहीं मिले थे, यानी पंचायतों में मनोनीत सदस्य नहीं होते, केवल पदेन प्रकार के और निर्वाचित प्रकार के सदस्य होते हैं। जबकि यहां हमें अलग से ये हाईलाइट भी मैंने किया है, नगर पालिकाओं में हमें पदेन सदस्य और निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त मनोनीत सदस्य भी देखने को मिलते हैं, मनोनीत सदस्य भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं चुनाव के तरीके की, कि अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव किस प्रकार से किया जाए। चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे नगर परिषद हो, कोई सी भी नगर पालिका हो, उसके अध्यक्ष का जो निर्वाचन किया जाएगा वो किस पर छोड़ा गया है, विधानमंडल पर छोड़ा गया है। यानी राज्य इसके संदर्भ में कानून बनाएगा कि किस प्रकार से किसी भी नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका हो। तो इस संदर्भ में भी हम देखें, यदि राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो जो नगर निगम है उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। और मेयर का चुनाव आप देखते हैं कि पहले सीधे ही मेयर का चुनाव होता था, यानी जनता ही मेयर के लिए क्या करती थी, वोटिंग करती थी और मेयर का चुनाव करती थी। जबकि बाद में व्यवस्था को बदल दिया गया और बदल के क्या कहा गया कि मेयर का चुनाव या नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, पहले जनता नगर निगम के सदस्य चुनेगी और नगर निगम के सदस्य फिर अपने में से किसी एक को मेयर चुनेंगे। तो ये बदलाव क्यों करा गया, कर सकती है ये राज्य सरकार के हाथ में, ये शक्ति कैसे आई, क्योंकि संविधान में ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि मेयर के चुनाव या नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका क्या होगा, ये कौन निर्धारित करेगा, ये विधानमंडल निर्धारित करेगा, राज्य सरकार निर्धारित करेगी। इसीलिए राज्य सरकार कानून बनाकर नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका समय समय पर बदल सकती है। जबकि नगर पालिका के जो सदस्य होंगे, कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य और पदेन सदस्य। हम कौन से सदस्यों की बात कर रहे हैं,
निर्वाचित सदस्यों का ही केवल चुनाव होता है, बाकी तो अपने पद के कारण या मनोनयन के कारण सदस्य होते हैं। तो निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके चुनाव का तरीका क्या बताया गया है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, सभी के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे। और यहां भी एक फॉर्मूला संविधान में बताया गया है कि अलग अलग नगर निगमों में, राज्य में अलग अलग नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिकाएं होती हैं, उनमें सीटों की संख्या कैसे निर्धारित हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है? जनसंख्या। फॉर्मूला किसका लिया गया है? जनसंख्या का। अर्थात एक नगर निगम को दी गई जनसंख्या, दूसरी एक नगर पालिका को दी गई जनसंख्या, और दूसरी एक नगर पालिका की जनसंख्या के अनुसार उसको जो दी गई सीट है, वो दूसरी नगर पालिका जो है उसमें जनसंख्या और सीटों का जो अनुपात हो उसके बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझे, जैसे ए नाम की नगर पालिका, बी नाम की दो नगर पालिकाएं हैं। ए नगर पालिका में जनसंख्या माना कितनी? 100 है, बी में कितनी है? 200 है। तो यहां ए को यदि 5 सीट दी जाएंगी तो बी को इसकी जनसंख्या के अनुसार कितनी सीट दी जाएंगी? 10। यानी सीटों की संख्या बटा जनसंख्या का अनुपात जो है वो अलग अलग नगर पालिका क्षेत्रों के लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस प्रकार का फॉर्मूला संरचना के संदर्भ में नगर पालिकाओं और साथ ही साथ पंचायतों के संदर्भ में भी यही फॉर्मूला दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने बात करी कि किस प्रकार से नगर पालिका और पंचायतों का जो है वो संरचना है वो कैसे निर्धारित की जाती है, कौन कौन उसमें सदस्य होते हैं, सदस्यों के चुनाव का तरीका क्या होता है, जो अध्यक्ष होते हैं पंचायतों के या नगर पालिकाओं के, उनके चुनाव का तरीका, उनके निर्वाचन का तरीका किस प्रकार का होता है, इन सभी पर हमने चर्चा की, बात की। अब हमने तीन प्रकार के सदस्य यहां देखे नगर पालिका और पंचायत में। पहले प्रकार के सदस्य निर्वाचित सदस्य, उनकी हम बात कर चुके हैं कि निर्वाचित सदस्यों का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। चुनाव किस तरीके से किया जाता है वो भी हम देख चुके हैं। अब दो प्रकार के सदस्य और देखे थे हमने, कौन से? एक तो पदेन सदस्य और एक मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य पंचायत के संदर्भ में हमने नहीं देखे थे, पंचायत में मनोनीत सदस्य हमने नहीं देखे थे। मनोनीत सदस्य हमने किस में देखे थे? नगर पालिकाओं के संदर्भ में देखे थे। तो आइए बात करते हैं पदेन और मनोनीत जो सदस्य हैं वो कौन कौन होते हैं पंचायत और नगर पालिकाओं के संदर्भ में। तो पदेन और मनोनीत सदस्य कौन कौन होंगे किसी भी पंचायत में या नगर पालिका में? इसका निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करता है। कैसे करके? कानून बना के। यानी पदेन और मनोनीत सदस्य किसी भी पंचायत में या किसी भी नगर पालिका में, किसी भी पंचायत में या किसी भी नगर पालिका में पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य कौन कौन होंगे और कितने होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल विधि बनाकर करता है, यानी राज्य सरकार पर यह निर्भर करता है। तो देखिए यहां पंचायतों के संदर्भ में क्या व्यवस्था की गई है? ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, यानी हम कह सकते हैं सरपंच। क्या? सरपंच। अब ये जो सरपंच होता है वो मध्यवर्ती पंचायत जिसे हम क्या कहते हैं? पंचायत समिति। क्या कहते हैं? पंचायत समिति। और हमने देखा था कि कुछ राज्यों में जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां पंचायत समिति नहीं होती, वहां सीधे ही क्या होता है? जिला परिषद। 3 स्तर हमने देखे थे। तो कई राज्यों में ये 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में हमें पंचायत समिति नहीं देखने को मिलेगी। बात कर रहे थे हम मनोनीत सदस्यों की। तो पंचायतों के जो अध्यक्ष होते हैं, ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष मतलब सरपंच, वो अपने आप पदेन सदस्य होते हैं। किसमें? मध्यवर्ती पंचायत अर्थात पंचायत समिति में। लेकिन यदि किसी राज्य में पंचायत समिति नहीं है तो सरपंच सीधे किसके? जिला परिषद के क्या होते हैं? पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य कौन हो गया? ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो मध्यवर्ती पंचायत में क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। यदि मध्यवर्ती पंचायत नहीं है तो जिला पंचायत अर्थात जिला परिषद में क्या होता है? वो पदेन सदस्य होता है। क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। इसी प्रकार मध्यवर्ती पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, किसका? मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष। मध्यवर्ती पंचायत जैसे हमारे यहां इसका नाम क्या है? पंचायत समिति। पंचायत समिति। और पंचायत समिति के अध्यक्ष को हमारे यहां क्या कहा जाता है? प्रधान। अब ये जो प्रधान है वो अपने आप ही जिला पंचायत का क्या हो गया? पदेन सदस्य हो गया। पदेन सदस्य मतलब अपने पद के कारण सदस्य। तो
जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं वो तो मध्यवर्ती पंचायत में पदेन सदस्य, और जो मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष हैं वो जिला पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं। जैसे प्रधान क्या होगा, जिला परिषद में क्या होगा, पदेन सदस्य के रूप में भाग लेता है, पदेन सदस्य वहां होता है। इसी प्रकार जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य यानी एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए की जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो विधानसभा है, उस विधानसभा क्षेत्र में जो मध्यवर्ती पंचायत यानी जो पंचायत समिति और जो जिला परिषद आती हैं, उन पंचायत समिति और जिला परिषदों में वो क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। इसी प्रकार ऐसे एमपी और एमएलए जो क्या हैं, या तो राज्यसभा से एमपी हैं या विधान परिषद से क्या हैं। देखिए, जिन राज्यों में विधान परिषद होता है तो वहां विधान परिषद से भी कुछ लोग क्या होते हैं, एमएलए होते हैं, और राज्यसभा से भी कुछ लोग सांसद चुने जाते हैं। अब इनकी कोई कंस्टिट्यूएंसी या विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र तो होता नहीं, तो इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि ये जिस मध्यवर्ती पंचायत या जिला पंचायत, किस मध्यवर्ती पंचायत या जिला पंचायत में सदस्य होगा, तो उसके संबंध में क्या व्यवस्था की गई है, राज्यसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य, यानी एमपी और एमएलए, राज्यसभा का एमपी या विधान परिषद का एमएलए, कौन सी पंचायत समिति, कौन सी पंचायत या जो है जिला पंचायत है उसमें क्या होगा, सदस्य होगा, मनोनीत सदस्य होगा। उसके लिए व्यवस्था यह है कि जहां का ये क्या होगा, निर्वाचक होगा, जहां का ये क्या होगा, निर्वाचक होगा, यानी जहां ये निर्वाचक या वोटर के रूप में पंजीकृत है, राज्यसभा का एमपी या फिर विधान परिषद का एमएलए जिस पंचायत समिति क्षेत्र या जिला पंचायत क्षेत्र में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है, उस पंचायत समिति या जिला परिषद में वो क्या होगा, पदेन सदस्य के रूप में भी होगा। तो ये थी पदेन सदस्यों की व्यवस्थाएं। वापस से रिपीट करें एक बार पदेन सदस्यों को। तो पंचायतों में पदेन सदस्य कौन कौन होंगे, सबसे पहले पदेन सदस्य ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष। कहां होंगे ये मनोनीत, ये जो मध्यवर्ती पंचायत हैं उसके पदेन सदस्य होंगे। इसी प्रकार मध्यवर्ती पंचायत समिति, मध्यवर्ती जो पंचायतें हैं उनके अध्यक्ष जिला पंचायतों में क्या होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे। एमपी और एमएलए भी क्या होते हैं, मध्यवर्ती पंचायत या जिला पंचायतों में क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। इसमें से लोकसभा के एमपी या विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो तो अपनी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो पंचायत समिति या जिला परिषद आती है उसमें पदेन सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के एमपी या विधान परिषद के जो एमएलए होते हैं वो उस पंचायत समिति या जिला पंचायत में सदस्य होते हैं जहां के वो रजिस्टर्ड वोटर हैं, यानी जिस क्षेत्र में वो रजिस्टर्ड वोटर हैं उस क्षेत्र की पंचायत समिति या जिला पंचायत के या जिला परिषद के क्या हो जाते हैं, वो पदेन सदस्य हो जाते हैं। इन पदेन सदस्यों को, चाहे वो पदेन सदस्य हो चाहे मनोनीत सदस्य हो, मनोनीत सदस्य तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति मनोनीत सदस्य तो पंचायत में होता ही नहीं। पंचायतों के संदर्भ में केवल क्या होते हैं, पदेन सदस्य अपने पद के कारण सदस्य होते हैं। इनको बैठक में, कोई भी बैठक जो होती है पंचायतों की, उसमें बैठक में भाग लेने का अधिकार है, अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार है और साथ ही साथ मत देने का भी अधिकार है। तो यहां ध्यान रखना, न केवल बैठक या अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार है अपितु मनोनीत और पदेन सदस्यों को मत या वोटिंग करने का अधिकार भी दिया गया है। ये बात करी हमने पंचायतों के मनोनीत पदेन सदस्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं नगर पालिकाओं के पदेन और मनोनीत सदस्यों के बारे में। सबसे पहले जैसा यहां व्यवस्था थी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत में, तो यहां शहरी जब स्वशासन को हम देखते हैं, नगर पालिकाओं के संदर्भ में हम देखते हैं, तो यहां मध्यवर्ती या ग्राम स्तर या जिला स्तर का जो है वो व्यवस्था नहीं की गई। जैसी पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है वैसी त्रिस्तरीय व्यवस्था नगर पालिकाओं के संदर्भ में नहीं की गई। तो यहाँ ये पहले और दूसरे जो प्रावधान है कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा वो मध्यवर्ती में, और मध्यवर्ती वाला जो अध्यक्ष होगा वो जिला पंचायत में सदस्य होगा, वो लागू नहीं होगा। ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य, यानी लोकसभा का एमपी या विधानसभा का एमएलए,
वो क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। कौन सी नगर पालिका में, जो उसके विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है, उसमें वो क्या होता है, पदेन सदस्य होता है। बात करें राज्यसभा के एमपी और विधान परिषद के एमएलए की, तो वो भी क्या होता है, नगर पालिका में पदेन सदस्य होते हैं। कौन सी नगर पालिका में, उस नगर पालिका में जहां के वो क्या है, वोटर्ड हैं, जिस नगर पालिका में वो वोटर के रूप में क्या है, रजिस्टर्ड है, वहां के वो क्या होते हैं, उस नगर पालिका के वो पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा ये तो होगी पदेन सदस्यों की बात। तो हमने पंचायत के संदर्भ में देखा था कि पंचायत के संदर्भ में केवल किसकी व्यवस्था है, केवल पदेन सदस्यों की, जबकि नगर पालिकाओं के संदर्भ में एक विशेष प्रकार के सदस्यों को भी हमने देखा था, जो थे मनोनीत सदस्य। ये मनोनीत सदस्य कौन होते हैं, तो इसके संदर्भ में क्या व्यवस्था है संविधान में कि नगर पालिकाओं में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। मनोनयन का आधार क्या होगा कि उन्हें प्रशासन के संदर्भ में विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। कौन से प्रशासन के संदर्भ में, स्थानीय शहरी प्रशासन, नगर पालिका के प्रशासन के संदर्भ में जिन व्यक्तियों को विशेष ज्ञान या विशेष अनुभव होगा, उन व्यक्तियों को मनोनीत सदस्य के रूप में नगर पालिकाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब जैसा हमने पहले देखा था, चाहे पदेन सदस्य हो चाहे मनोनीत सदस्य हो, सभी को पंचायतों में भाग लेने का जैसे अधिकार था, वैसे ही नगर पालिकाओं की बैठक में इन मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्यों को न केवल भाग लेने का अधिकार है, अपितु वोटिंग का अधिकार भी है, मत देने का अधिकार भी है। तो ये बात करी हमने मनोनीत सदस्यों के बारे में और पदेन सदस्यों के बारे में। अब बात करेंगे हम पंचायत या नगर पालिका में जब सदस्य या अध्यक्षों का क्या होता है, निर्वाचन किया जाता है, तो आरक्षण के कौन कौन से प्रावधान लागू होते हैं। बात करेंगे हम आरक्षण के प्रावधानों के बारे में। तो आरक्षण के स्पष्ट प्रावधान हमारे संविधान में पंचायत और नगर पालिकाओं के संदर्भ में दिए गए हैं। क्या क्या प्रावधान दिए गए, सबसे पहला प्रावधान दिया गया है कि पंचायत में जितनी भी कुल सीटें होंगी, चाहे वो ग्राम पंचायत में, चाहे मध्यवर्ती पंचायत में, चाहे जिला पंचायत में, जितने कुल सदस्यों का जितनी कुल सीट हैं, उन कुल सीटों में से एससी एसटी जो सदस्य हैं, एससी एसटी का जो आरक्षण होगा वो इन पंचायतों में इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, जनसंख्या की अनुपात में होगा। ठीक है, जैसे जनसंख्या क्या है, किसी ग्राम पंचायत में 20% जनसंख्या क्या है, एससी या एसटी की है। 20% जनसंख्या किसकी है, मान लो एससी की है, और वहां 100 सीटें चुनी जानी है, तो 20 सीटें किसको दी जाएंगी, एससी को दी जाएंगी। नंबर 1 ये प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या है कि इन सीटों में से भी जो 20 सीटें रिजर्व की गई हैं एससी एसटी के लिए, इन 20 सीटों में से भी 1/3 सदस्य यानी 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व रहेंगी, एससी एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, एससी एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। यानी एससी एसटी को आरक्षण तो कैसे, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, लेकिन उसमें से भी 1/3 किसको दिया जाए, एससी एसटी की महिलाओं को दिया जाए। कुल सीटों में से महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित होंगी, ये आरक्षण है 1/3, यानी कुल 100 सीटें हैं तो उसमें से 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित रहेंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ध्यान रखना, विशेष रूप से ये पंचायतों और नगर पालिकाओं के संदर्भ में प्रावधान है। जो हमारे एमएलए या एमपी के चुनाव है उसमें महिलाओं को इस प्रकार से 1/3 आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। पिछड़े वर्ग की यदि हम बात करें तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण कितना दिया जाए, इसके लिए संविधान में कुछ नहीं लिखा गया, बस इतना कह दिया गया कि यह कौन निर्धारित करेगा, विधानमंडल निर्धारित करेगा, यानी राज्य निर्धारित करेगा। तो पिछड़े वर्ग को कितनी सीटों का आरक्षण दिया जाए, इसके संदर्भ में संविधान में नहीं लिखा गया, ये किस पे छोड़ दिया गया, विधानमंडल में। नगर पालिकाओं के संदर्भ में भी ऐसी की ऐसी व्यवस्था की गई, एससी एसटी सीटों का आरक्षण कितना होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और उसमें से भी 1/3 एससी एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार महिलाओं का आरक्षण 1/3 रहेगा। पिछड़े वर्ग का आरक्षण कितना रहेगा, ये कि इसके लिए क्या कह दिया गया कि ये किस पर निर्भर करेगा, विधानमंडल पर निर्भर करेगा, वो विधि बनाकर व्यवस्था करेगा कि कितना आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाए। अब पंचायत का जो अध्यक्ष हैं, पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे, पंचायत के अध्यक्ष मतलब पंचायत शब्द का अर्थ यहां हम क्या निकालेंगे, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे मध्यवर्ती पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, तीनों में जो अध्यक्ष होंगे क्या उनके लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था है,
तो हाँ, आरक्षण की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है आरक्षण की? कि SC ST के जो लोग हैं उनको अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा? विधानमंडल द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार। यानी विधानमंडल निर्धारित करेगा कि SC ST के जो SC ST के जो लोग हैं उनको अध्यक्ष के पदों पर, अध्यक्ष का पद भी उनके लिए आरक्षित रखा जाए या न रखा जाए और किस प्रकार से आरक्षित रखा जाए, इसकी व्यवस्था विधानमंडलीय विधि द्वारा राज्य सरकार करेगी। जबकि संविधान में ही यह लिख दिया गया कि 1/3 स्थान क्या होंगे? महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी पंचायत के जो अध्यक्ष, यानी जैसे कुल मिला के 100 ग्राम पंचायतें हैं तो उनमें से जो 33 ग्राम पंचायत हैं उसमें जो अध्यक्ष होंगी वो कौन होगी? महिला होगी। ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। यानी न केवल सदस्य अपितु महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पंचायतों के अध्यक्ष के मामले में की गई है। साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के लोगों को पंचायतों के अध्यक्ष बनने के लिए किस प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा, यह भी किस पे छोड़ा गया है? विधानमंडल पर छोड़ा गया है कि विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करेगा। यानी पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं उनके आरक्षण के संदर्भ में यह व्यवस्था है कि 1/3 जो स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने स्थान आरक्षित रहें यह संविधान में नहीं बताया गया। किस पे छोड़ दिया गया? यह विधानमंडल पे छोड़ दिया गया। विधानमंडल कानून बना के इसकी व्यवस्था करेगा और इसी प्रकार की व्यवस्थाएं नगर पालिका के अध्यक्ष के संदर्भ में भी हमारे संविधान में की गई। तो ये बात करी हमने पंचायतों के गठन के बारे में, संरचना के बारे में और आरक्षण के बारे में। अब हम बात करते हैं पंचायत और नगर पालिकाओं की जो अवधि है वो कितनी रहेगी। पंचायत और नगर पालिका जो गठित की जाएंगी निर्वाचन के द्वारा, उनकी जो अवधि रहेगी वो कितनी रहेगी। पंचायतों के संदर्भ में बात करें तो चाहे ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो या मध्यवर्ती पंचायत हो, तीनों ही पंचायत की जो अवधि रहेगी वो उनके प्रथम अधिवेशन से, ध्यान रखना शब्द क्या प्रयोग किया गया है? प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन से कितने वर्ष? गठन से 5 वर्ष नहीं, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष। इस प्रकार के सूक्ष्म प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अवधि बताइए, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की अवधि कितने वर्ष होगी? तो 5 वर्ष तो सबको ध्यान रहता है, लेकिन वो 5 वर्ष कौन से? प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष, उसके गठन से 5 वर्ष, या कौन सी 5 वर्ष की ड्यूरेशन? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चाहे पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, इनकी अवधि, इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष रहेगा। अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक ये कार्य करेंगी। जब इनकी अवधि पूर्ण होने वाली हो उससे पहले ही दोबारा से नई नगर पालिका या पंचायत के गठन के लिए चुनाव किया जाना आवश्यक होता है। यानी जब इनका विघटन होगा उससे पहले ही क्या किया जाएगा? चुनाव करवा लिया जाएगा। बीच में भी, इस 5 वर्ष के बीच की अवधि में भी क्या करा जा सकता है? विघटन किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। लेकिन विघटन होने पर चुनाव दोबारा करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, इसका निर्णय किस प्रकार से किया जाएगा? इसका निर्णय किया जाएगा कि शेष कार्यकाल कितना बचा है। जैसे यदि शेष अवधि इसकी पंचायत और नगर पालिकाओं की शेष अवधि यदि 6 माह से कम ही बची है तो दोबारा से चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। दोबारा से चुनाव कब करवाए जाएंगे? जब इस जो विघटित हुई है पंचायत या नगर पालिका, उसकी अवधि जब पूर्ण हो जाएगी तभी क्या कराए जाएंगे? चुनाव कराए जाएंगे, पहले चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पंचायत या नगर पालिका है वो 4 वर्ष 7 माह बाद क्या हो गई? विघटित हो गई। तो इसका शेष कार्यकाल कितना बचा था? 5 माह ही बचा था। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? 6 माह से कम ही शेष कार्यकाल बचा है। तो अब 4 वर्ष 7 माह में विघटित होने पर नए चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। नए चुनाव कब करवाए जाएंगे? 5 माह पश्चात ही करवाए जाएंगे, बीच में नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि शेष कार्यकाल क्या है? 6 महीने से कम बचा है। परंतु यदि 4 वर्ष 5 माह में ही क्या हो गया? विघटन हो गया मान लो, तब नए चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि पुराने जो चुनाव हैं, पुरानी जो पंचायत या नगर पालिका थी उसका शेष कार्यकाल 6 महीने से अधिक बचा था। तो 6 महीने से कम कार्यकाल बचा हो तो चुनाव नहीं होंगे, 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल बचा हो तो विघटित होने पर नए चुनाव उनके गठन के लिए होंगे। लेकिन एक विशेष बात याद रखना कि जैसे हमने देखा था विधानसभा और लोकसभा के संदर्भ में, जब वो विघटित हो जाते हैं और नया चुनाव होता है तो नई विधानसभा और लोकसभा जब गठित होती है तो उनका
कार्यकाल नए सिरे से 5 वर्ष तक होता है, जबकि यहां क्या होगा, इनका कार्यकाल नए सिरे से 5 वर्ष नहीं होगा। जैसे 4 वर्ष 5 माह पश्चात क्या हुआ, चुनाव हुआ, ठीक है, 4 वर्ष 5 माह पश्चात क्या हो गया, मान लो कोई पंचायत क्या हो गई, विघटित हो गई, नया चुनाव हुआ, तो नए चुनाव के द्वारा जो पंचायत गठित हुई है उसका शेष कार्यकाल कितना रहेगा, 7 माह ही रहेगा। क्या रहेगा, 7 माह ही रहेगा। ये विशेष अंतर है विधानसभा और लोकसभा के चुनावों और पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में। पंचायत और नगर पालिका यदि नई गठित होती हैं तो उनका शेष कार्यकाल जो पुराने वाली नगर पालिका या पंचायत थी उसके शेष कार्यकाल तक ही रहेगा, नए सिरे से उसका कार्यकाल चालू नहीं होता है। तो ये थी पंचायत और नगर पालिकाओं के संदर्भ में कार्यकाल की बात कि कितनी अवधि या कितने कार्यकाल तक ये कार्य करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निरहरता की। देखिए, विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको चुने जाने के लिए हमारे संविधान में अहर्ता, 2 बातें कही गई हैं, एक तो अहर्ता और एक निरहरता, यानी योग्यता और अयोग्यता, दोनों बातें बताई गई हैं। लेकिन पंचायत और नगर पालिकाओं के सदस्यों के संदर्भ में केवल क्या बताया गया है, निरहरता बताई गई है। क्या बताई गई है, निरहरता। अहर्ता या योग्यता नहीं बताई गई संविधान में, केवल क्या बताई गई है, निरहरता। और क्या क्या निरहरता बताई गई है, सबसे पहली चीज, यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने हेतु अयोग्य है, यानी एमएलए, यानी कोई व्यक्ति एमएलए बनने के योग्य नहीं है। और एमएलए बनने की योग्यताएं कहां बताई गई हैं, हमारे संविधान के जब हमने विधानमंडल वाला पार्ट पढ़ा था उसमें एमएलए बनने की योग्यताएं बताई गई हैं। यानी वो योग्यताएं तो इसमें होनी चाहिए, यानी बात को सीधे तरीके से न कहकर उल्टे तरीके से कहा गया है। सीधा ये नहीं कहा गया कि किसी व्यक्ति में एमएलए बनने की योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। क्या कह दिया गया, वो व्यक्ति नगर पालिका या पंचायत का सदस्य बनने के अयोग्य होगा जिसमें एमएलए बनने की योग्यताएं नहीं है। यानी एमएलए बनने की, दूसरे तरीके से हम सीधे तरीके से इस बात को कैसे कह सकते हैं कि एमएलए बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एमएलए बनने की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो योग्यताएं व्यक्ति में होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी, उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एमएलए और एमपी के संदर्भ में हमने आयु कितनी देखी थी, 21 वर्ष, तो आयु वहां 25 वर्ष, तो आयु यहां 25 वर्ष नहीं, यहां कितने निर्धारित की गई है, 21 वर्ष, 21 वर्ष। इसके अतिरिक्त एक बात और बताई गई है। क्या बात बताई गई है कि इसके अलावा, इन 2 अयोग्यताओं के अलावा अन्य अयोग्यताएं क्या कर सकता है, राज्य सरकार मतलब वहां का विधानमंडल क्या कर सकता है, विधि बनाकर निर्धारित कर सकता है। क्या कर सकता है, विधि बनाकर निर्धारित कर सकता है, कानून बनाकर निर्धारित कर सकता है। और राजस्थान में इस संदर्भ में हमने देखा था कि व्यवस्था की गई, इसी प्रकार हरियाणा में भी व्यवस्था की गई कि पंचायत के जो सदस्य हैं उनके लिए एक योग्यता क्या रखी गई कि वो 10वीं पास होने चाहिए। राजस्थान में भी ये योग्यता रखी गई थी कि 10वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉरी 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास। लेकिन इस योग्यता को बाद में वापस से हटा लिया गया था। यानी अन्य योग्यताएं, ये 2 अयोग्यताएं तो क्या बता दी गई, संविधान में बता दी गई। इसके अलावा अन्य कोई अयोग्यता निर्धारित करनी है तो वो कौन करेगा, विधानमंडल। तो विधानमंडल समय समय पर अयोग्यता निर्धारित भी कर सकता है और उसको हटा भी सकता है। इसी के आधार पर राजस्थान में पंचायत सदस्य चुनने जाने के लिए 8वीं पास योग्यता पहले लागू की गई, फिर उसको हटा लिया गया, क्योंकि ये किसकी मर्जी पर निर्भर है, विधानमंडल की मर्जी पर निर्भर है। अब इस अयोग्यता का जो निर्धारण है, निर्णय है, वो कौन करेगा, वो भी विधानमंडल अपनी विधि बनाकर करेगा, यानी वो भी राज्य पे निर्भर किया गया है। और इसी प्रकार की निरहरताओं के बारे में बात नगर पालिका के संदर्भ में भी की गई है कि नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनकी निरहरता का निर्णय जो है वो भी कौन करेगा, विधानमंडल करेगा। लेकिन 2 बातें संविधान में ही बता दी गई कि उसमें क्या होने चाहिए, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए नंबर 1, एक तो वो एमएलए ना बन पाए, ऐसी कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो 21 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। ये बात की गई निरहरताओं के संदर्भ में। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत के संदर्भ में और नगर पालिकाओं के संदर्भ में परिभाषाएं दी गई हैं, उनकी संरचना के बारे में बताया गया है, गठन, कार्यकाल के बारे में बताया गया हमारे संविधान के अंतर्गत, और किस प्रकार से उनमें सदस्य चुनने जाने के लिए निरहरताएं निर्धारित की गई। इन सभी बिंदुओं पर आज की क्लास में जो है हमने चर्चा की। इसी नगर पालिका और पंचायत के जो शेष प्रावधान है उनके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।